जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, सेवन्थ चैप्टर, एट्थ चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, सिक्स्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी हिस्ट्री 9 चैप्टर तक हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। आज हमें पढ़ना है नए साम्राज्य और राज्य। इसी के साथ साथ जियोग्राफी की एनसीईआरटी भी चल रही है। 6th क्लास की समाप्त हो चुकी है, 7th कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट उसकी भी बनी है। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है जो कि एक नए तरीके से यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है, आप उसका भी लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं नए साम्राज्य और राज्य। अगर आप नए हैं तो पहला वीडियो अवश्य देख कर आएँ, जिसमें मैंने पूरा रूपरेखा बताई है कि कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी मैं जो हाईलाइट करूँगा उसका मतलब है आपको नोट करना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो यूपीएससी पीवाईक्यू में पूछ चुकी है या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आगे आने वाले वर्षों में आपको मिल जाएंगे। मैं स्टेटमेंट बता दूंगा, कथन कारण का बनेगा वो भी बता दूंगा, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनके बारे में पता चलता रहेगा। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया उसे बैठकर वीणा भी बजानी है। क्या कोई राजा ऐसा था जो वीणा बजाता था? जी हाँ, एक राजा हुआ है। कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। चलिए हम पढ़ेंगे इस राजा के बारे में भी, और इस राजा के समय में एक बाहर से यात्री आया था चीन से, उसके बारे में भी सुनेंगे। यूपीएससी 2025 बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हालांकि ह्वेनसांग पर और उस राजा पर जिसका नाम समुद्रगुप्त है, जो संगीतज्ञ है, वीणा बजाता है, उसके बारे में कई क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हमने पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है उसमें देखा भी है। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? पहली बात तो प्रशस्तियाँ क्या हैं? प्रशस्तियाँ वो लिखा हुआ लेख है जिसमें अपनी राजा की मंत्री लोग या कोई कवि या कोई लेखक या कोई व्यक्ति प्रशंसा लिखता था। प्रशस्तियाँ वही हैं जिसको ऐसा लिखा जाता था कि हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा वैसा है, हमारे राजा ने पूरा भारत कब कब जीत लिया था, हमारे राजा ने यहाँ तक जीत लिया था, वहाँ तक जीत लिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। सब बढ़िया बढ़िया बातें प्रशस्तियों में बताई गई। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। तो हमें क्या इम्पोर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक अभिलेख है जो किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग और प्रशस्ति। ठीक है, आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में है, इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयागराज भी है। अशोक स्तंभ था वहाँ पहले से, उसी के ऊपर एक अभिलेख हरिसेन ने खुदवाया था। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पर ह्वेनसांग का जिक्र किया था, वो हर्षवर्धन के समय में आया था गुप्त वंश के बाद, बस समुद्रगुप्त के समय में नहीं आया था। शायद मेरे दिमाग से कुछ गलत निकल गया, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था, समुद्रगुप्त के समय में नहीं आया था। अगर मैंने बोला हो तो ये आप सही कर लीजिएगा। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। आपने वहाँ देखा होगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने प्रशस्ति नहीं लिखवाई थी, बल्कि उनकी माता श्री ने, जिनका नाम गौतमी था, उन्होंने प्रशस्ति लिखवाई थी। और ये सातवाहन साम्राज्य
सातवाहन वंश, जो कि महाराष्ट्र, मेनली महाराष्ट्र कहेंगे, बाकी उत्तरी कर्नाटक भी थोड़ा लग सकता है, मध्य प्रदेश भी थोड़ा लग सकता है, लेकिन मेनली महाराष्ट्र में ये था। इसने खूब चैत्य, खूब विहार और खूब स्तूप बनवाए हैं। कार्ले का स्तूप और चैत्य बहुत फेमस है। तो प्रशस्ति गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय में भी लिखवाई गई थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में और क्या हम जानते हैं, आओ देखें। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आप PYQ की सीरीज में देखे थे कि अशोक की एक अभिलेख पे लिखी हुई चीज ऊपर लिखी थी और नीचे लिखा था कि उपयुक्त चीज किसके अभिलेख में लिखी है। नंबर 1 अशोक, नंबर 2 फलाने, नंबर 3 फलाने, नंबर 4 फलाने। अशोक सही था। ऐसे ही समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में ऊपर लिख देगा और नीचे लिखेगा उपयुक्त बात किसके बारे में लिखी गई है। तो समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक और चाणक्य। तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ समुद्रगुप्त के बारे में है। आप तब जानेंगे जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताता रहता हूँ, मैं PYQs भी बताता रहता हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 25 बार तो PYQ किए ही हैं अपने जीवन में। और अगर आप नहीं कर रहे तो आइए, स्वागत है आप सबका, एक नए तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है PYQ। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब आप समझिए, फिर से पढ़िए इसे, कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छी, तलवार, इन सब के लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। क्योंकि कई बार कहा भी जाता है योद्धा तभी सुंदर दिखता है जब वह युद्ध लड़ रहा हो, भले ही उसमें वीरगति ही क्यों न प्राप्त हो जाए। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है, राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देख पाओगे, अभी हम देखेंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी, नीले रंग के भी मिलेंगे। चलो देख लेते हैं, चलकर आपको मैप दिखा देते हैं। ये मैप है, ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा इस कलर के हैं, इस कलर से है, पूरा इस कलर से है। ये हो गया आपका पर्पल, ये बीच में हो गया आपका ग्रीन, और ये कुछ रेड कलर से बने हुए हैं। तो ये जो पर्पल कलर का है वो क्या है, आंतरिक राज्य है। क्या है, आंतरिक राज्य। जो ये इस कलर का है वो है बाहरी राज्य, इधर वाला बाहरी, यानी हमसे कोई मतलब नहीं, ये कह सकते हैं। और हरा वाला है आर्यावर्त, इसे बोलते हैं आर्यावर्त। जो ब्लैक कलर से हैं वह नगर हैं, जैसे भरूच उस समय था, वल्लभी था, अजंता था, मथुरा हमने देखा, थानेश्वर देखा, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज, एहोल, चालुक्य यहाँ हुआ करते थे, पल्लव यहाँ हुआ करते थे, चोल, पांड्यचेर, मदुरई, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार। ये दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है, अरिकामेडु, पुहार दोनों पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, हमने PYQ में देखा है। मदुरई पे क्वेश्चन आ चुका है, हमने PYQ में देखा है। अजंता पे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने PYQ में देखा है। ठीक है, और ये लाल वाले क्या थे, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, यानी उन्होंने ये रेड वाले कलर को जीत लिया था। बाकी ऊपर पढ़ते हैं, आपने इसको एक बार इमेज को अपने दिमाग में बिठा लोगे तो फिर ऊपर चलते हैं, पढ़ते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। अब पढ़ते हैं क्या क्या वर्णन करता है। मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है
जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। उनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए। हमने देखा था इधर वाले जो थे वो लाल बिंदु। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। तो दक्षिणापथ के जो थे उन्हें समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दी जब वो हार गए तब। और जब आर्यावर्त वाला है वो 9 शासक, उनका साम्राज्य अपने में मिला लिया। दूसरा क्या है, पड़ोसी देश को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि गण थे, संघ थे, जहाँ महाजनपद के बारे में पढ़ा था, जहाँ कौशल के बारे में पढ़ा था, जहाँ मगध के बारे में पढ़ा था, जहाँ उज्जैन के बारे में पढ़ा था, जहाँ असमक के बारे में पढ़ा था। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कुषाण का राजा कनिष्क था, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है पिछले वीडियोज में। शक वंश, इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपने पुत्रियों का विवाह उसने उससे किया। तो ये बाह्य इलाके जो नीले रंग में है, आप देखेंगे तो नीला रंग इधर भी है, नीचे श्रीलंका वाला भी एरिया, और नीला रंग इधर भी है पूरा। ठीक है, तो उसने क्या किया, बाह्य इलाके के शासक नीले रंग में है, चाहे कुषाण हो, शक हो, श्रीलंका के शासक हो, उन्होंने अधीनता स्वीकार की। ठीक है, ये कुछ सिक्के हैं। वीणा बजाने वाला राजा, तो वीणा बजा रहा है, सिक्कों पर ऐसी तस्वीर है कि तस्वीर में वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे इस बार एंसेंट हिस्ट्री का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछे उसने, मतलब एक एक लाइन में कि भाई हैनसांग किसके समय में आया था। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहा जाएगा। अरघट्ट वाला पूछ लिया, वो PYQ से उठा के डाल दिया, थोड़ा इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, कौन सा शासक था जिसका वीणा बजाते हुए चित्र सिक्कों पर बना हुआ था। तो उसमें समुद्रगुप्त की भी बात हम करेंगे। ठीक है, मानचित्र में प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मौर्य आए थे, मौर्य के बाद कुछ छोटे मोटे राजा आए, फिर अब गुप्त साम्राज्य, बड़ा साम्राज्य है। उसी गुप्त साम्राज्य का राजा है समुद्रगुप्त। आर्यावर्त, दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में अंतर क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, उन पॉइंट्स को आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस अंतर के पीछे तुम्हें क्या कोई कारण दिखता है तो आप सोचिए। ये मैं बार बार कहता हूँ, मेंस के लिए आप सोचना शुरू करिए, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाले UPSC में। सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन जो समझ लेता है वो कुछ बन जाता है। अब आते हैं वंशावलियाँ के, देखते हैं वंशावलियाँ मतलब कौन किसका राजा है, फिर कौन किसका है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पुत्र है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पितामह, प्रपितामह मतलब समुद्रगुप्त के पापा के पापा के पापा, यानी पापा, पितामह और प्रपितामह, यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता, इन सब के बारे में बताते हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो गुप्त वंश का स्थापना का कार्य किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, और सबसे बढ़िया राजाओं में से एक समुद्रगुप्त थे। यहाँ पर देखें तो लिच्छवीगढ़ हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज में, वहाँ की माताजी थी कुमार देवी, पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, गुप्त वंश के जितने भी शासक हुए हैं, चाहे चंद्रगुप्त हों, चाहे समुद्रगुप्त हों, कुमारगुप्त हों, ये सब कोई ना कोई उपाधि लेने में माहिर थे। सब ने बढ़िया बढ़िया उपाधियाँ धारण की हैं।
तो उपाधियाँ किसने धारण की, ऐसा कुछ अगर आ जाए और आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप गुप्त शासकों की तरफ जा सकते हैं। तो चंद्रगुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी है, देखो मैंने बोला था। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराज, अधिराज, महाराज। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक शक को पराजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं समकालीन के, कौन किसका समकालीन था। तो आपने यहाँ देखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं उनके समय में कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्यों कहा? क्योंकि जब इन्होंने शकों को हराया था तो इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। मैंने ऊपर बताया कि सभी ने उपाधियां भर भर के धारण की थी। तो विक्रमादित्य यहाँ पे लिखा भी है 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत, जो कि इस समय विक्रम संवत चलता है हमारे यहाँ कैलेंडर को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। इन्होंने के साथ ही ऐसा कहा जाता है उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की। तो शक अभी देखा यहाँ पर भी शकों पर विजय प्राप्त की, तब ये संवत की स्थापना की। विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जिन्होंने शकों को पराजित करके, यहाँ से पूरा बढ़िया सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगा। आप भी समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट का प्रीलिम्स में, ठीक है। कथन कारण का भी क्वेश्चन बनेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की, ये कथन में आएगा। कारण में क्या आएगा? उसने शक शासकों को पराजित किया था। तो जी हाँ, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अब चलते हैं हर्षवर्धन, जिसके समय में ह्वेन-सांग आया था। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षचरित क्या है? वही एक किताब जो हर्षवर्धन पे लिखी है। किसने लिखी है अभी देखेंगे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। मैं पहले क्रोनोलॉजी समझा दूं आपको। मौर्यन एम्पायर था, वो डिस्ट्रॉय हुआ धीरे धीरे, फिर कुछ छोटे छोटे राजा आए, फिर गुप्त साम्राज्य आया, ठीक है। फिर गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन में गया, तब वहाँ एक बड़ा राजा आता है हर्षवर्धन। इस पे क्वेश्चन बना था, इसी बीच से क्वेश्चन बना था। क्या क्वेश्चन था? PYQ UPSC का प्रीलिम्स का। गुप्त साम्राज्य के पतन और हर्षवर्धन के आने के बीच में कौन कौन से वंश हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। PYQ आप देखेंगे, सीरीज चल रही है, वहाँ आ चुका है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक वर्णन किया है। यानी गुप्त साम्राज्य में भी वंशावलियाँ थीं और हर्षवर्धन के समय भी वंशावलियाँ थीं। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन-सांग लिखा है, ह्वेन-सांग भी बोलते हैं, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ के आइए। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन दिया है। ह्वेन-सांग का जो वर्णन है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय में बताया था कि मैंने हर्षवर्धन समुद्र के रास्ते गए थे या स्थल के रास्ते गए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, नहीं पे फोकस करिएगा, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। अभी हमने ऊपर मैप में देखा था थानेसर, आप फिर से देख कर आइए थानेसर
कन्नौज भी देखा था, कन्नौज भी एक बार देख लीजिएगा। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसको, बहनोई को, हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण किया। यानी हर्ष को गुस्सा आया कि भाई मेरे बहनोई को कोई मार कर चला जाता है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। तो उन्होंने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध बंगाल को जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तो इन्होंने मगध को भी जीता था और बंगाल को भी जीता था। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। और ऐसा भी हिस्ट्री में लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उनको हरा दिया था हर्षवर्धन को। आप 11th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तब वहाँ पे पूरा बताया गया है कि कब लड़ाई हुई, कहाँ लड़ाई हुई, और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं। नर्मदा नदी कहाँ है? जो आप यहाँ पे नर्मदा नदी है, यहाँ चालुक्य वंश हुआ करता था और यहाँ हर्षवर्धन हुआ करता था। इधर आया और यहाँ लड़ाई हुई। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो, सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। हमें पता है यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य हमने बताया यहाँ पर थे, पल्लव यहाँ पर थे। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव, चालुक्य। आप ऐसे ही मैप बनाया करिए, ठीक है, रफली मैप, क्योंकि उससे ज़्यादा दिमाग में रहता है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हम लोग परफेक्ट मैप बनाने के चक्कर में कई बार पीछे रह जाते हैं। कुछ नहीं, आप ऐसे ही मैप बनाइए अपना आराम से, और बस यहाँ पे चालुक्य लिख दो, यहाँ पे पल्लव लिख दो, यहाँ पे हर्षवर्धन लिख दो, हो गया। ये माइंड में ज़्यादा देर तक रहता है। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। नदियों के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि कौन किस नदी के बीच है। ठीक है, हालांकि बाद में कई चालुक्य हुए, चालुक्य, बादामी के चालुक्य, तापी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी वो चालुक्य याद रखें। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ऐहोल बहुत फेमस साइट है, आप देखते होंगे। अजंता भी बहुत फेमस है, अजंता ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, इनकी आपस में लड़ाई होती थी, ये समझते रहिए। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो ऐहोल जो था वो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, बाद में धार्मिक केंद्र भी बना, कई मंदिर भी वहाँ दिखे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यादाजी मिला था। यानी हम अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य, फिर हर्षवर्धन और फिर पुलकेशिन द्वितीय, इन तीनों के प्रशस्तियाँ मिली हैं। इन तीनों के बारे में किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ लिखा है। इन तीनों की जो पीढ़ियाँ हैं, जो वंशावली हैं कि इनसे इनके पापा ये थे, इनके दादा ये थे, परदादा ये थे, ऐसी भी जानकारियाँ मिलती हैं इन 3 के बारे में। तो थोड़ा सा ये लाइन आप नोट करके रखें। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान को चलाया था। यानी चालुक्य यहाँ पर अगर थे तो इसका मतलब है इधर भी और इधर भी पूरा कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि तटों पर जो रहेगा वो ज़्यादा फायदे में रहेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। यानी ये कवियों का एक कहने का तरीका होता है। ठीक है, तो उसी तरीके में रवि कीर्ति ने कहा कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें हरा दिया था।
ऐसा कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। यानी आप ये कह सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, क्योंकि हर्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा राजा था। उसने इधर बंगाल तक कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसको ये रोक कर रख रहा है, उसको ये हरा दे रहा है, फिर इधर पल्लवों को भी हराने की कोशिश कर रहा है। तो यानी पुलकेशिन द्वितीय भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो कि आप नहीं पढ़ते होंगे। आप अशोक और अकबर के बाद तीसरा नाम ही नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चन छोटे मोटे राजाओं से आते हैं। मुझे PYQ एक याद आ रहा है, जो बीदर और बेरार, अभी हम पढ़ेंगे बात को, वहाँ का एक राजा है, उस पर 4 बार क्वेश्चन पूछी है UPSC। तो पिछले 25 सालों में 4 बार उस व्यक्ति पे क्वेश्चन, मतलब मैंने भी जब देखा 25 सालों के PYQ सॉल्व किए थे, तो मैंने कहा इस व्यक्ति के बारे में भी 4 बार पूछा। मतलब कुछ भी, आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। कोई भी पर्सन है, मैंने PYQ में बताया भी है, PPL, ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं है। पर्सन, प्लेस, लिटरेचर, इन 3 के बारे में तो आप खोट के पी जाओ। अगर हम PPLM भी लिख दें, मंदिर, या PPLT, टेम्पल, तो ये 4 आप करके जाओगे तो मतलब आराम से क्वेश्चन करके आओगे। बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। PYQ आप लीजिए आकर 1-2 क्लास, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। यानी पुलकेशिन द्वितीय ही महान राजा होगा, इसने ही जब तक अपना वर्चस्व कायम रखा तब तक कायम रखा। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों, चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। यानी इसके बाद कौन आए? चालुक्य के बाद कौन आए? राष्ट्रकूट आए। और जब राष्ट्रकूट आए, फिर से बना लेते हैं हम, ये बना लें। तो यहाँ पे क्या थे? चालुक्य। अब क्या होगा? यहाँ पे आ गए राष्ट्रकूट, और चालुक्य यहाँ पे थोड़े से समिट गए, क्योंकि एकदम थोड़ी खत्म हो जाता है कोई, उसके परिवार के लोग, उसके घर के लोग तो बचेंगे। तो चालुक्य यहाँ छोटे से जगह में रह गए, और यहाँ आ गए कौन? राष्ट्रकूट। यहाँ पल्लवों को हराकर कौन आ गया? चोल। अब चोल पहले भी थे, आपने जब पीछे की वीडियो देखी है उसमें हमने बताया था, यहाँ चोल थे, यहाँ पांड्य थे, और यहाँ पे चेर थे, ठीक है। ये चोलाज को पल्लवों ने हराया, फिर पल्लव आ गए, पल्लवों को फिर से चोल ने हरा दिया, क्योंकि पूर्णतः न चोल खत्म हुए थे और न यहाँ पे चालुक्य खत्म हो गए। ये चालुक्य फिर से आएंगे और फिर से अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी होती है कि आपको क्रोनोलॉजी में पढ़ना होता है। तो अगर हम शुरू से देखें तो सातवाहन थे, यहाँ पर, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। फिर इक्ष्वाकु वंश आया, फिर चालुक्य आए, फिर राष्ट्रकूट आए, फिर वाकटक आएंगे, फिर चालुक्य आएंगे। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। समाप्त कर दिया, इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे, क्योंकि तब हम मिडाइवल हिस्ट्री में चले जाएंगे। और मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इसके बाद राष्ट्रकूट चोल वंश आए, फिर उसके बाद क्या आया। तो जब हम मिडाइवल पढ़ेंगे तब भी आपको मैं लिंक कराऊंगा, इन चैप्टर्स की याद दिलाऊंगा कि देखो वहाँ से लिंक हो रहा है। तो आप यहाँ पढ़ने का तरीका यही है कि आप, हम एक पास पढ़ेंगे तो सारा एक तरफ से पढ़ेंगे। आज यहाँ पढ़ा, कल वहाँ पढ़ा, ये समस्याएं ज़्यादा दिक्कत पैदा करती हैं। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 9 में हमने देखा था, चेर, पांड्य, चोल सब बताया था, आप देखिए जाकर उसको, देखा ही होगा आपने। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अब हम प्रशासन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है भूमि कर कौन लेता था, कई बार पूछा जाता है महादंडनायक कौन था, कई बार पूछा जाएगा कुमारमात्य क्या था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति है UPSC की। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि कर प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कई महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। यानी हम ये कह सकते हैं पद आनुवंशिक थे। बेटे अपने पिता का पद
आते थे। कवि हरिसेन भी अपने पिता की तरह महादंड नायक, जिसे मुख्य न्याय अधिकारी कहते हैं, दंड देने वाला, जज कह सकते हैं, वह हरिसेन था। हरिसेन और भी 2-3 पद ग्रहण करके रखा था, अभी वह भी आगे बात करेंगे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर रहता था, मैंने बताया। हरिसेन महादंड नायक तो था ही, साथ में कुमारमात्य भी था। कुमारमात्य का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण मंत्री था। एक संधि विग्राहक भी था। संधि विग्राहक क्या होता है? युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। तो ये पूछ लेगा कि संधि विग्राहक क्या होते हैं। तो संधि विग्राहक का मतलब संधि और विग्राहक, यानी जब देशों के बीच संधि होती है ना। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। तो वही कह सकते हैं, संधि करा दी दो राज्यों की, दो देशों के बीच। तो युद्ध और शांति के विषय का मंत्री, यानी कहाँ से कौन से देश से क्या रिलेशन रखना है, कैसे रिलेशन रखना है, वह। तो हरिसेन के पास 3 पद थे। एक महादंड नायक था, यानी जज टाइप का व्यक्ति। कुमारमात्य था, यानी प्रधानमंत्री टाइप का कह सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण मंत्री, प्रधानमंत्री टाइप का कह सकते हैं, राजा का खासम खास कह सकते हैं। कुमारमात्य ज़्यादातर युवराजों को बनाया जाता था, राजा के लड़कों को बनाया जाता था। तो हरिसेन कितना महत्वपूर्ण था ये आप जान सकते हैं कि जो काम राजा के लड़के, जो पद राजा के लड़कों को मिलता था, युवराज लोगों को मिलता था, वह पद हरिसेन को मिला था। और साथ में संधि विग्राहक था, यानी डेमो वो वर्ड नहीं याद आ रहा, ठीक है, विदेशी मामले जो भी थे, जो महत्वपूर्ण वह भी देखता। तो हरिसेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर यूपीएससी। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। नगर श्रेष्ठी हम पढ़ के आए हैं। नगर श्रेष्ठी क्या है? यानी मुख्य बैंकर, जिसके पास पैसा है। शहर के व्यापारी, साधवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। तो आपको पता होना चाहिए एक तो नगर श्रेष्ठी के बारे में कौन थे, तो मुख्य बैंकर या शहर का बड़ा व्यापारी था। दूसरा सार्थवाह कौन थे? तो व्यापारियों के काफिले का नेता, जो व्यापारी का काफिला निकलता है उसका नेता। एक वर्ड है प्रथम कुलीक, ये क्या थे? ये मुख्य शिल्पकार थे, यानी कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग। तो 3 वर्ड यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। कौन कौन से? एक नगर श्रेष्ठी, एक सार्थवाह, एक प्रथम कुलीक। यहीं से आप नोट करते रहेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स का जब पेपर आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पहले से सब पता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। अभी मैं समय दे रहा हूँ। हरिसेन के बारे में आप महादंड नायक, कुमारमात्य, संधि विग्राहक ये फिर से पढ़ेंगे। तो इससे बढ़िया अभी से नोट डाउन करो, टेबल के सामने लगा लो। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मान लो ये राज्य था, किसी को यहाँ का उसने देख रेख करने के लिए बिठा दिया। राजधानी यहाँ है, मान लो राजधानी यहाँ है, राजा तो यहाँ बैठेगा। कोई यहाँ का देख रेख कर रहा है, तो धीरे धीरे जब ये यहाँ का राजा कमज़ोर हो जाएगा, सेंटर का राजा कमज़ोर हो जाएगा, तो ये इस राज्य को अपना अलग कर लेगा। भाई इसकी सेना तो हमारी है, इसका कर हम वसूलेंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रांग पर्सन नहीं बैठा है। ठीक है, तभी हमारे देश के जब पूर्वजों ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने सेंटर को शक्तिशाली बनाया। कई बार कहा जाता है सेंटर शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इन्हीं हिस्ट्री की किताबों को उन्होंने पढ़ा होगा, तब उन्हें लगा होगा कि नहीं भाई सेंटर को थोड़ा शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि सेंटर अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो ये सब राज्य अपने आप कहीं ना कहीं अपनी मन का करने की सोचेंगे, जिससे अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। सोच कर बताओ, अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान हो सकते थे? ये आपको सोचना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको सोच कर ही जवाब देना है, वहाँ रट के नहीं जवाब देना है। अभी से आप सोचेंगे तो माइंड स्ट्रांग होगा, और यूपीएससी को माइंड ही चाहिए आपका। एक नए प्रकार की सेना। ऐसी सेना देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। ये राज्य है, ये राजा है, राजा ने कहा हम कितनी सेना रखेंगे, इतनी सेना रख क्या फ़ायदा, रुपए खर्च हो। तो छोटे छोटे लोग थे, उनसे कहा कि भाई ऐसा है, आप लोग सेना अपनी रखिए, जब ज़रूरत पड़े तो मुझे दे देना।
अपने सैनिकों को, और उसके बदले हम आपको रुपए पे कर देंगे, या आप उसके बदले उस जगह का कर इकट्ठा कर लेना। तो इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, मैंने बोला, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान, जो बोला, कर इकट्ठा कर लेना। तो सेना नायक कर लेते हैं, नियमित वेतन नहीं कर लेते हैं, और भूमि दान कर लेते हैं। बाकी आप समझ जाएंगे। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सामंत। महादंड नायक वगैरह हम पीछे देखा है, एक टर्म ये भी याद कर लो। शासक दुर्बल होते थे, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जैसे यहाँ का राजा दुर्बल हुआ, ये अपने आप को अलग इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर देते थे। मतलब वही कह सकते हैं कि किराए पर, कि भाई प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आप लोग सेना रखो, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो दे देना, बाकी आप ध्यान रखो। अब चलते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं का चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो पल्लव के समय सभा किसे कहते थे? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। क्या काम करती थी ये भी पता होना चाहिए। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। यानी जहाँ ब्राह्मण थे वहाँ सभा, और जहाँ ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम नगर नहीं था, नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम। इन सभाओं में धनी शक्तिशाली भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं, बहुत दिनों तक काम करती रहीं। 3 चीज़ें बस याद रखना है। जहाँ ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसे सभा कहते थे, जहाँ गैर ब्राह्मण थे उन्हें उर कहते थे, और जो व्यापारियों का संगठन था उसे नगरम कहते थे। ठीक है। उस जमाने में आम लोग तो अब तो राजा महाराजा सब बातें हो गई, सभा और भूमि स्वामी और सामंत, सेना रखने वाले। अब हम आम लोगों की भी बात कर लेते हैं। वैसे भी आम लोगों की बात तो अंत में ही होती है, चाहे वर्तमान देख लो चाहे भूतकाल देख लो। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों, कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि आम लोगों की, पहले बात तो पता चलता है कि नहीं? हाँ, पता चलता है। तो स्रोत क्या क्या है, सोर्स क्या क्या है, ये आपको पता चलना चाहिए, रटा होना चाहिए बिल्कुल। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास, सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, वाह। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तब महिलाएं प्राकृत बोलते थे। तो पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि जो बड़े लोग थे, जो ब्राह्मण थे, जो राजा थे, वो अधिकांश सब, मतलब बड़े लोग थे वो संस्कृत बोलते थे, और जो अन्य लोग थे, महिलाएं थी, वो प्राकृत बोलती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा, शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो ये लाइन आ सकती है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। बाकी कालिदास के कई नाटक हैं, आपको सारे पता होना चाहिए। आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ डाल दूंगा, और आप नोट्स बना लेना और अपने टेबल के सामने चस्पा कर लेना। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली, यही कहानी जो है उसके बारे में। क्योंकि एनसीईआरटी में जो कहानियाँ होती हैं, जो कविताएं होती हैं, उनसे यूपीएससी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कहानी क्यों पूछ ली, ये कविता क्यों पूछ ली। वो कहेगा भाई एनसीईआरटी में है, आप एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही कम से कम। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ठीक है। जंगल में शकुंतला रहती थी, एक राजा थे, राजा आए तो उन्होंने देखा एक युवती है,
उसको अंगूठी दे दी। फिर क्या हुआ, अंगूठी राजा ने शकुंतला को दे दी। दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया कि भाई आपके पास अंगूठी कैसे आई, आप तो मछुआरा हैं। सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, जिसकी भी हो, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बहुत कीमती अंगूठी थी, आपके पास कैसे आई। और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया, यानी पुलिस पहले भी ऐसी थी, अच्छी अच्छी बहुत अच्छी थी। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। इन दो लाइन से आप क्या समझ सकते हैं? इन दो लाइन को आप रट लेना, कहीं पर भी कोट करके जरूर आना कि ऐसा लिखा है नाटक में, क्योंकि आज भी कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। यानी दशा वहाँ भी खराब ही थी, भ्रष्टाचार वहाँ भी हो ही रहा था। ये सब भी यहाँ से पता चलता है। यही बिटवीन द लाइन्स चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि आप होते, आप इसको पढ़ के निकल गए होते, अभी तक आपको समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये भी देखना है कि भाई भ्रष्टाचार की बात वो बताई जा रही है। यानी उस समय भ्रष्टाचार हुआ करता था, इतने साल पहले, लगभग कितने साल कह सकते हैं, 1800 साल पहले, तब भी भ्रष्टाचार था। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? लो, मैंने जो कहा था वही यहाँ आ गया। तो आप सोचिएगा, क्या ऐसा है? आपको इस पे अगर 200 शब्द लिखने हों मेंस में तो क्या लिख सकते हैं आप? तो आप कहोगे ये थोड़ी आएगा। हाँ, तो वहाँ इससे बहुत बढ़िया आता है। गणित एक संगीत है। नाव किनारे पर डूबती नहीं है, लेकिन वह इसके लिए बनी नहीं होती है। ऐसे चीज़ों पर आपको 1200 से 1500 शब्द लिखने होते हैं। तो आप इन सब पे 200-200 शब्द लिखना शुरू करेंगे, तब आप 1200-1500 किसी टॉपिक पर लिख पाएंगे जाकर। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए। एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिख पाए। ये 6-7 की जो चैप्टर हैं उनको पलटना जाके, और वहाँ एक आपको बुद्ध मिलेंगे और एक आपको अशोक मिलेंगे। चीनी यात्री फायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। यानी इनकी बात किसने की? हुएनसांग ने की, फायान ने की या इत्सिंग ने की? तो आपको पता होना चाहिए फायान ने की। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है, यह भी आपको देखना चाहिए। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें, बर्तन, असबाब, असबाब मतलब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल, मतलब पूरे मौज में टूरिज्म की तरह जाते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। राजा साहब आए हैं भाई। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। तो आज भी आपको पता होना चाहिए कि कोई मंत्री आता है तो सड़कें कितनी अच्छे से आप उस पर निकल पाते हैं, या वो सड़कें उन मंत्री जी के लिए सिर्फ रखी जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि मंत्री जी को मैं अपनी बात कहूँगा, क्या अधिकारी उन मंत्री जी तक या मुख्यमंत्री तक या केंद्रीय गृह मंत्री या कोई और मंत्री तक आपकी बात पहुँचाने के लिए आपको जगह देता है? नहीं। तो आपको लगता है कि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध
उनके सामने ये लोग रख पाते होंगे? तो हमें तो लगता है नहीं। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश विध्वंस की निशानी छोड़ आती थी। वाह! कई बार हमने सुना भी है कि कार का काफिला निकला और डैश डैश डैश। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे। हालांकि आजकल इतना तो नहीं होता है, कम से कम। व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्द में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाएं। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे, सब ऊपर पढ़ चुके हैं। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करते रहिए। आपके पास सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, जो हिस्ट्री को हिस्ट्री में लिखेंगे, इस हिस्ट्री को आप एथिक्स में यूज करेंगे, इस हिस्ट्री को आप एस्से में यूज करेंगे, इस हिस्ट्री को आप इंटरव्यू में यूज करेंगे, या इस हिस्ट्री को आप कहीं भी एग्जाम्पल कोई कोट करना हो तो भी यहाँ से कोट कर सकते हैं। और सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसको इस तरीके से मत पढ़ें कि उस सब्जेक्ट का यूज उसी सब्जेक्ट में होगा। उस सब्जेक्ट का यूज आप कई जगह कर सकते हैं। इंटरव्यू और एस्से में तो सब कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी पढ़ें कि हम कहीं पर भी यूज कर लेंगे। जब ये सब हो रहा था तो अन्यत्र भी कुछ हो रहा था क्या? हाँ, अरब मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन क्या होते थे? घुमक्कड़ कबीले। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। तो कितने साल पहले? 1400 साल पहले। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। सिर्फ अगले 100 वर्षों में। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान में सिंध को जीत लिया था। यानी 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत होती है और सिर्फ 100 साल पहले सिंध को जीत लिया जाता है। मानचित्र 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक सिपाही उस महाद्वीप में आए होंगे। मानचित्र 6 जो है 70 और 80 के बीच में होगा पेज नंबर में। 2 पेज में बढ़िया सा येलो कलर का पूरा बना हुआ है, उसमें आप ढूंढ सकते हैं ये रास्ता। कल्पना आपको करनी है, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कुछ समय के बाद, या यही कहें कि अगले महीने की 5 तारीख को आपके घर माननीय देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आपके माता पिता इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, वर्णन करो कि वे क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा सही होगा। बाकी आज की जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उस समय राजा चुना हुआ नहीं होता था। इन दोनों में कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं बस उस समय और इस समय का थोड़ा सा एग्जाम्पल
देकर आपको थोड़ा सा आपके मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं उसको तोड़ना चाहता हूं कि आप सोचें, और सोचेंगे तभी आप यूपीएससी में क्लियर करेंगे। बाकी मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ राजशाही थी और यहाँ लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है। महत्वपूर्ण तिथियां: गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था। बाकी ये क्वेश्चंस आपके द्वारा किए जाएंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट कर देना। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आपको भी पता है, तो लाइक कमेंट कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है, हमें भी एनर्जी मिलती है। शेयर कर देंगे तो बेहतर रहेगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, और अन्य जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप लाभ उठा सकते हैं। कल पढ़ेंगे हम 11th और लास्ट चैप्टर, इमारतें चित्र किताब, यानी आर्ट एंड कल्चर का ये चैप्टर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत मसाला आपको मिलेगा, बहुत नोट्स बनेंगे इसके, और सीधे यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेंस में भी यहाँ से फ़ायदा होगा, क्योंकि मेंस में भी टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।